ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। 31 साल बाद वाराणसी में सनातनी जश्न मना रहे हैं। 31 साल बाद ज्ञानवापी में हर हर महादेव गूंज रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में कोर्ट के आदेश से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। तहखाने में पूजा का आज दूसरा दिन है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। आज ज्ञानवापी परिसर में जुमे की नमाज भी है। जुमे की नमाज और तहखाने में पूजा को देखते हुए परिसर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उधर तहखाने में पूजा को बंद कराने की मांग लेकर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हिंदू पक्ष पहले ही अदालत में कैविएट दाखिल कर चुका है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि हाईकोर्ट उनके पक्ष को भी सुने। इस बीच वाराणसी में आज अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने मुसलमानों से बंद का ऐलान किया है। कमेटी ने कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए दुकानें बंद रखने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ आज से यूपी विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। इस दौरान बीजेपी के तमाम विधायक जय श्री राम का पटका पहनकर सदन पहुंचे और सदन के अंदर भी जमकर जय श्री राम का उद्घोष हुआ। कहा जा सकता है कि योगी राज में यूपी पूरी तरह से राममय हो चुकी है। जिस राम लहर की चर्चा की जाती है वो यूपी विधानसभा के अंदर भी आज देखने को मिली। दो विश्वविद्यालय यथा वीर बहादुर श्रीरामचंद्र विश्वविद्यालय जौनपुर एवं मुंडेर विश्वविद्यालय बरेली एवं छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। ये देखिए, दारा सिकों ने एक शाही फरमान हमको हमारे पूर्वजों को दिया था। श्री राम को हृदय में धारण करते हैं और जय श्री राम की गूंज अगर पूरे वातावरण में हो रही है तो सदन में भी जय श्री राम की गूंज होनी चाहिए। और उसी के लिए आज हमारे सभी सदस्यों ने यह श्री राम नाम अंकित, सीताराम अंकित यह गमछा, पटका और भगवान श्री राम लला का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद अपने गले में धारण करके और सदन के अंदर जाएंगे। मैं तो सबसे कहा हूं कि सभी लोग राम से बैर मत करिए। मतलब राम का द्रोही कोई कहीं पर भी शरण नहीं पा सकता है। इसलिए राम भक्तों की जो हत्या के अपराधी हैं, जो राम भक्तों को जेल भेजने के गुनाहगार हैं, जो राम नवमी आदि के उत्सवों पर प्रतिबंध लगाने का काम करते थे, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में 1993 में बिना किसी आदेश के पूजा करने से वहाँ पर रोक लगा दिया, जिन लोगों के शासनकाल में श्री अखिलेश यादव जी विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ में अव्यवस्था के कारण दुर्घटना हो गई, कई लोग उसमें मारे गए, उनके प्रायश्चित करने का अवसर है। और जय श्री राम कहने से, जय सिया राम कहने से, सीताराम कहने से और रामलला का दर्शन करने से, हनुमान जी का दर्शन करने से सबसे मुक्ति मिलती है और सब इस प्रकार के पापों से बचने का मौका होता है, प्रायश्चित करने का मौका। तो आज यूपी विधानसभा के अंदर जो दृश्य देखने को मिला उससे तो कहा जा सकता है कि बीजेपी कॉन्फिडेंस में है इस राम लहर को लेकर और इस राम लहर को बुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस राम लहर के जरिए विपक्ष पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बार बार पुरानी घटनाओं का भी जो जिक्र है वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य सीधा समाजवादी पार्टी पर अटैक करते हुए नजर आ रहे थे। राहुल जी, आज हंगामा हुआ विधानसभा के अंदर, लेकिन ये तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि जय श्री राम की आगे अखिलेश यादव कितना भी जोर लगाए अपने पीडीए को लेकर, वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ राम लहर ही दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें देखिए राम लहर तो है ही, साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम लहर के जरिए बीजेपी जो है वो सब कोशिशें कर रही है। बीजेपी की जो गणित है उत्तर प्रदेश में वो भी बहुत स्ट्रांग है। अब मायावती क्योंकि इस एनडीए जो विपक्ष का गठबंधन है उसके साथ है नहीं, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा मुश्किल ही नजर आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये आसान होगा कि उत्तर प्रदेश में राम की लहर के चलते और साथ में अपना जो उन्होंने गणित बिठाया है जो जातियों का और बाकी, उसके जरिए वो आराम से जो है जो उनका आंकड़ा है वो प्राप्त कर ले। जो पहले 2014 का आंकड़ा था वो आराम से 72 का जो आंकड़ा है उससे या उससे ज्यादा जो प्राप्त कर ले।
और सिर्फ राम लहर ही नहीं बल्कि इस तरीके से अब एक एक करके पाइपलाइन में जो काम है वो बीजेपी सरकार या योगी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, जिससे एक हिंदू सेंटिमेंट जो है वो तो जागता हुआ नजर आ रहा है। और इसका कितना फायदा समीर जी पहुंचेगा? ज्ञान वापी में पूजा शुरू हो जाना, तहखाने में लंबी लाइन लगना, श्रद्धालुओं की और पूजा करते रहना, उद्घोष लगाना। हालांकि इस बीच मुस्लिम पक्ष भी विरोध कर रहा है और पूरा जो बाजार है वो बंद कर दिया गया है आज काशी का। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी के मंदिर मिशन से मंदिर जाने वाले हिंदुओं की संख्या बढ़ी है। और आप अगर देखेंगे पिछले 3 चुनाव को, तो 2009 के अंदर जो रेगुलर मंदिर जाते थे उसने 25% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। 2014 के अंदर ऐसे लोग 45% जो रेगुलर मंदिर जाते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। और 2019 में 51% ऐसे लोग थे जो रेगुलर मंदिर जाते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब लोकसभा चुनाव के अंदर हिंदुत्व की एक बड़ी बात और हिंदू आस्था के जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो राम का मंदिर का इंतजार कर रहे थे निर्माण का, मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लगातार चुनाव तक ये कोशिश रहेगी कि हिंदू अयोध्या में जो मंदिर बनाए उसे लोकसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के काम के साथ राम के नाम को बुनाया जाए और राम और काम के नाम पर वोट मांगे जाए। और मुझे लग रहा है, आप देखिए कल जब पार्लियामेंट का सेशन जब शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन था वो राम राम से शुरू हुआ और उन्होंने अंत में भी राम राम का जिक्र किया। मुझे लग रहा है ये राम का नाम लोकसभा चुनाव तक चलता रहेगा और निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि देश की जनता ये मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू आस्था के जो प्रतीक है उनका पुनरुद्धार किया है, बड़े मंदिर बनवाए। राम मंदिर का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, केंद्र सरकार को जा रहा है। इसके अलावा वाराणसी में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प किया, उज्जैन के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रहते हुए मंदिर का निर्माण बहुत बड़े स्तर पर कर दिया, तो मुझे लग रहा है ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में लोकसभा चुनाव में जाने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नाम के साथ राम का नाम का भी जिक्र करेगी, जिसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा होने वाला है। देखिए, राम जो राम मंदिर का जो पूरा काम हुआ है उसमें सिर्फ राम का नाम सिर्फ आस्था के लिए, ऐसा है कि आस्था के लिए वोट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, इसके जरिए बीजेपी जो कोशिश है वो बड़ी कोशिश है। वो ये कोशिश है कि हिंदू समाज जो जातियों में बटा हुआ है वो भगवान राम के नाम पर वो इस जरिए में एक अम्ब्रेला के अंदर आए और वो अम्ब्रेला पूरा का पूरा जो है बीजेपी का साथ दे। और ये जो कोशिश है, देखिए विपक्ष जो है वो हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है जातियों में, और इसी कारण आपको जातिगत राजनीति नजर आती है। बीजेपी उसकी तोड़ ढूंढ रही है और ये तोड़ जो है वो हमेशा से काम करेगी कि अगर भगवान राम के नाम पर पूरा समाज, हिंदू समाज एक हो जाता है तो बीजेपी के लिए फायदा होगा। और इसी दिशा में एग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी काम करते हुए नजर भी आ रही है। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया, लेकिन हर्षवर्धन जी, हाईकोर्ट से भी कोई राहत मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है जो पूजा करने का फैसला जिला न्यायालय की तरफ से दिया गया कि पूजा तो वहां पर होगी, आप विरोध करिए, आप कोर्ट का विरोध करिए, आप कोर्ट के विरोध में बंद का आह्वान कर दीजिए, लेकिन उससे कोई फर्क कम से कम काशी की यथास्थिति पर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, इस मामले को तो बहुत अच्छे से देखा सुना जाना चाहिए और जितना ज्यादा सुना जाए उतना अच्छा होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ये बार बार एक कहा जाता है कि इस देश में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया, जिससे 1947 में जो उपासना स्थल हैं, पूजा स्थल हैं, जिसकी भी जो जगह है वहां जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहे। अब देखिए, ये बड़ा शानदार उदाहरण है। श्रृंगार गौरी की पूजा 1993 तक यहीं व्यास जी के तहखाने में होती रही। 1993 में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के समय क्या हुआ? अचानक कोई ऑर्डर नहीं है, कोई लिखित में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अचानक पूजा बंद कर दी गई और कहा यह गया कि पूजा बंद इसलिए की जा रही कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। अब यही वो शब्द बार बार मुझे खटकता है और देश के लोगों को भी खटकता है कि ये जो एक सेकुलरिज्म घुसाया था इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय 42nd अमेंडमेंट से, जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है वो दिखता है यहां। अब बताइए, अगर कहीं देवी देवताओं की पूजा हो रही है उसको बंद करने से कैसे सांप्रदायिक सौहार्द होगा? और मैं ये मानता हूं कि इस देश का हिंदू मुसलमान शांति से एक साथ रहना चाहता है। एक वर्ग है जो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहता है, उसको जबरदस्ती अंजुमन इंतजामिया कमेटी कहीं रिप्रेजेंट करती है, कहीं बाबरी के पैरोकार थे वो रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें ज्यादा हिस्सा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का था जिसका कोई लेना देना नहीं था, कहीं कोई ईदगाह कमेटी रिप्रेजेंट करती है। क्या यह बेहतर नहीं होता कि जिस समय देश इस तरह से आगे बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम पक्ष एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते? और देखिए, अब तो एएसआई की रिपोर्ट आ गई। एक तो यह है कि 1993 तक वहां पूजा होती थी, यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया गया। जिन लोगों ने उल्लंघन किया
क्या उनको सजा नहीं दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए। और आज अगर हाईकोर्ट ने उसे जिला न्यायालय ने उसे ही बहाल किया है तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट उस पर भला क्यों रोक लगाएंगे? अब उसके आगे की बात है, अगर वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है उसके प्रमाण में दिख रहा है कि यह मंदिर था, तो क्या उस पर बातचीत नहीं की जानी चाहिए? क्या शांति और सौहार्द के लिए सिर्फ देवी देवताओं की पूजा कराना, यह सेकुलरिज्म चलेगा? और इसीलिए लोग इसको कहते हैं कि सेकुलरिज्म फ्रॉड सेकुलरिज्म है। असली तो यह है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, कोई भी एक दूसरे के उपासना स्थल पर न तो किसी तरह की टिप्पणी करे, न उसको लेकर कोई तनाव हो, न एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो। यह हो तो आदर्श स्थिति होगी और हम शायद उसी तरफ बढ़ेंगे, न्यायालयों के निर्णय से, आपसी सहमति से और राज सत्ता के प्रामाणिक हस्तक्षेप से। जो दिखा हमें कि न्यायालय ने निर्णय दिया, 7 से 8 घंटे में व्यास जी के तहखाने में योगी जी की वजह से पूजा शुरू हो गई। तो ये हम सब देख रहे हैं, मुझे लगता है हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और इस 7 घंटे पर सबसे ज्यादा आपत्ति हर्षवर्धन जी है, जितने भी विरोधी हैं, खासकर एआईएमआईएम की बात करूं, असदुद्दीन ओवैसी की, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं की, वो 7 घंटे पर सबसे ज्यादा फोकस्ड हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या हो गई थी कि हमें आपने मौका नहीं दिया कि हम कोर्ट में जाएं, हम अपील करें, आपने 7 घंटे के भीतर ही शुरू कर दिया। ये सरकार एक माहौल बनाना चाहती है, सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए प्राची जी, मैं तो कहता हूं कि अब जो मैं कह रहा हूं अपने आसपास देखिए कि हर शहर से बाहर जाते कोई पुल बन रहा होगा, बरसों से उसकी सरिया पड़े पड़े जंग खा गई होगी। कहीं रेलवे का कोई प्रोजेक्ट होगा, आधा खंभा बना होगा, कहे कि ये 70 के दशक में योजना आई थी। एक सरयू नहर परियोजना थी जिसका प्रधानमंत्री ने जब लोकार्पण किया और बताया उन्होंने कि 14 प्रधानमंत्री चले गए, ये बन नहीं पाया। एक अटल सेतु परियोजना जिसका भी लोकार्पण किया, जो 2015 में देवेंद्र फडणवीस ने उसको एक तरह से कहें कि नए सिरे से उसको शुरू कराया, वो 1963 में उसकी परिकल्पना रखी गई थी। इस देश को नेताओं ने चुपचाप रहने, लंबित चीजें करने और नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो लटकाने, अटकाने, भटकाने में रख दिया। अरे भाई, जब न्यायालय ने कहा कि 7 दिन के अंदर व्यवस्था कीजिए और अगर कोई सरकार न्यायालय के निर्णय पर 7 घंटे में व्यवस्था करती है तो उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। वो तो कानून का पालन करने के लिए तत्पर सरकार है और सरकारें जनता चुनती ही इसलिए है। मुझे लगता है कि जनता को तो समझ में आ रहा है कि हमने सही वोट दिया है। जिनको लग रहा है कि हम अभी तक गलत वोट पाते रहे, उनकी चिंता बढ़ी है कि अब तो जनता देख रही कि तेजी में काम हो जाता है। ये तो वहां मोदी कर रहे थे, यहां योगी कर रहे हैं, उनका संकट बढ़ा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बड़ा साफ है कि ये हिंदू आस्था के 2 केंद्र हैं, वो चाहे काशी है चाहे मथुरा है। दोनों में ये साफ है कि वहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई हैं और ऐसे में चाहे मुस्लिम पक्ष खुद या फिर कोर्ट इसको हिंदू पक्ष को दे, हिंदू समाज को दे, अच्छा होगा। दोनों ही तरीकों से या किसी भी एक तरीके से ये जो होने ही वाला है और ये हमें समझना चाहिए। मैं ये समझता हूँ इसमें मुस्लिम पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जो ये ज़रूर है कि ये न्यायालय ने आदेश दिए हैं और उसके बाद में मुस्लिम पक्ष उससे खुश नहीं है और उसके बाद वो न्यायालय फिर से गया है, हाई कोर्ट में गया है और हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, तो पूजा अगर आप बंद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के समय जो भाषण किया था उसमें विनम्रता की बात की थी, उसमें सौहार्द की बात की थी। तो ये हिंदू पक्ष को भी ये ज़रूरी है समझना कि ऐसा कुछ ना करे जिससे ये सांप्रदायिक सद्भाव है उसमें कुछ बिगड़ा हुआ है, यानी वो कुछ प्रोवोक उन्हें नहीं करना चाहिए मुस्लिम पक्ष को। और मुस्लिम पक्ष आज उन्होंने ज़रूर इसकी अपील की है बाज़ार वगैरह बंद करने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि ये जो भी आंदोलन है ये शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, क्योंकि जो 1993 में जो बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद में जो जिस तरह से हिंसा हुई थी, अब भारत उस तरह की हिंसा की अपेक्षा नहीं करता और ना ही होनी चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो है मुस्लिम पक्ष की भावना का भी सम्मान करें और हिंदू पक्ष को जो है थोड़ा सा बड़प्पन मैं समझता हूं कि दिखाने की ज़रूरत है कि देखिए न्यायालय ने उनको आपके पक्ष में निर्णय दिया है, लेकिन इससे आप ऐसा ना करें कि आप कोई
को जानबूझ के आप कुरेद के या आप ऐसा चोट पहुंचाने की कोशिश करें जिससे मुस्लिम पक्ष की भावना आहत हो। लेकिन ऐसे बयान वीरों के लिए फिर आप क्या कहेंगे नरेश जी, जो समाजवादी पार्टी में हैं, उनके सांसद हैं, और जैसे ही ऐसे निर्णय आते हैं तो वो जो कुछ बोलते हैं वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए काफी है, चाहे एसटी हसन हो चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो। देखिए ये बात दोनों पर लागू होती है। मैं ये हिंदू पक्ष की बात मैंने इसलिए की कि हिंदू पक्ष के फेवर में ये निर्णय आया है और इसलिए मैंने कहा कि उनको बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात तो नेताओं पर, तो पार्टियों के नेताओं पर तो बिल्कुल लागू होती है। उनको इस तरह के बयान देना ही नहीं चाहिए कि जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। और हर्षवर्धन जी ने एक बात कही थी, जो ढोंगी जो सांप्रदायिक जो सेकुलरिज्म है, वो ये बात सही है कि 1975 में जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उस वक्त ये भारत में सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों चीज़ें भारत के संविधान में ज़बरदस्ती थोपी गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत एक सेक्युलर देश नहीं है, हमेशा से रहा है। और मैं आज भी मानता हूं कि भारत एक सेक्युलर देश है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी तो ख़ास तौर से, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत सेक्युलरिज्म के फेवर में नहीं है। नहीं, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहना जरूरी है, क्योंकि नरेश जी ने उसका जिक्र किया। सेकुलर होना मतलब अगर देवी देवताओं की पूजा हो रही है उसको बंद करा देना है सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, तो मैं इसे फ्रॉड सेकुलरिज्म मानता हूं। अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जो स्थिति 1947 में थी या उसके बाद की स्थिति, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो जहां 93 तक पूजा हो रही थी उसके लिए मुस्लिम पक्ष क्यों दबाव बना रहा है और मुलायम सिंह यादव की सरकार ने क्यों उसे बंद करा दिया? ऐसे ढेरों उदाहरण मैं देखता हूं। और जब हम ये कह रहे हैं कि ये फ्रॉड सेकुलरिज्म है, संविधान सभा की बहस में सेकुलर और सोशलिस्ट इन दोनों पर बाकायदा बहस हुई। विद्वानों ने, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उन्होंने कहा कि ये एक पंथ को, एक मत को एक उसमें स्थापित करने की जरूरत है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप सोशलिज्म को कह दें तो कैपिटलिज्म को क्या कहिएगा, या कोई और मत आएगा तो क्या कहिएगा। भारत समावेशी है, सर्व समावेशी में किसी सेकुलर और सोशलिस्ट की आवश्यकता नहीं है। भारत की भूमिका मतलब ये है सबका सम्मान, किसी भी कोई उपासना पद्धति हो, किसी की कोई पूजा पद्धति हो, उसका सम्मान पूरा करना, वो हिंदू हो, मुसलमान हो और जो भी है, चाहे वो इस धरती पर पैदा हुए पंथ हो या दुनिया के किसी हिस्से से आए हुए लोग हो। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल यूपी की तस्वीर तो इस तरफ इशारा कर रही है कि राम लहर जबरदस्त चल रही है और बाकी जितने भी काम हैं वो पाइपलाइन में हैं और तेजी के साथ चल रहे हैं, जिसका आने वाले चुनावों में इफेक्ट देखने को मिलेगा। और उसकी एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू होने पर मुस्लिम पक्ष इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता रहा है। इस बीच आदि विश्वेश्वर के पक्षकार शिव प्रसाद पांडे ने मुगलकालीन फरमान को सामने रखा और कहा कि यहां पूजा का अधिकार उस वक्त से ही उनके परिवार के पास था। देखिए, ये सब कहा जा रहा है, इस पर चर्चा चल रही है, दोनों पक्षों की तरफ चर्चा चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस सनातन लहर की मैं बात कर रही हूं, उसकी एक तस्वीर आपको यूपी से ही दिखाते हैं। संभल सीट की चर्चा इस वक्त होने लगी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि यहां से आचार्य प्रमोद कृष्णम चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी कौन सी होगी ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि कल ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। उन्हें संभल में बन रहे श्री कल्की धाम के उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित भी किया है। आचार्य ने पीएम मोदी को सनातन का सच्चा ध्वजवाहक भी करार दिया है। सनातन और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री जी को मैंने श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित किया। मैंने उनसे अपनी भावनाओं का इजहार किया और मैंने उन्हें बताया कि ये भगवान कल्की के करोड़ों भक्त, करोड़ों सनातन धर्म के मानने वाले ऐसा चाहते हैं। उन्होंने उसको स्वीकार किया। मैं उनका ऋणी हूं, मैं उनका आभारी हूं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसमें राजनीति की बात ही कहां से आ गई? राजनीति बहुत छोटी है, सियासत सत्ता आएंगी जाएंगी, लेकिन सनातन तो हमेशा रहेगा। तो ये सनातन का विषय है और मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सनातन के सच्चे ध्वजवाहक हैं। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं हुआ हूं अभी तक जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब मैं शामिल होऊंगा तो ढोल बजा के शामिल होऊंगा, कोई चोरी चोरी थोड़ी होऊंगा।
मैंने प्रधानमंत्री जी से कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की है। मैं पहली बार प्रधानमंत्री जी से मिला हूं, मैं कभी नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिला। मैं पहली बार जब उनसे मिला हूं कल, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि प्रधानमंत्री जी पर कोई विशेष दैवीय कृपा है जिसको शब्दों में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। रहा सवाल चुनाव लड़ने का, तो चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा, कब लड़ा जाएगा, कहां से लड़ा जाएगा, किस पार्टी से लड़ा जाएगा, ये विषय अभी बात का है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कई संकेत भी दे रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो सनातन को लेकर एग्रेसिव रहते हैं और कई बार अपनी पार्टी के नेताओं को भी खरी खोटी सुनाते हुए नजर आते हैं। अभी तक कांग्रेस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और चर्चाएं जोरों शोरों से हैं कि संभल में इस बार शफीकुर रहमान बर्क वर्सेस आचार्य प्रमोद कृष्णम देखने को मिल सकता है। तो एक तरफ यूपी की सियासत में अब सनातन को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं दिल्ली में क्या हो रहा है एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि अब प्रदर्शन दोनों ही पार्टियों के शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन एक तरफ आप एक तस्वीर में देख रहे हैं और एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। आम आदमी पार्टी यहां चंडीगढ़ में जिस तरीके से मेयर का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद पर अपने कैंडिडेट को विजयी घोषित करवाया, जिस तरीके से वहां पर वोटें जो 8 वोट जो थी उन्हें खराब बताया गया, उन्हें बिल्कुल रद्द बता दिया गया, उन बातों को लेकर आम आदमी पार्टी अग्रेसिव है भारतीय जनता पार्टी पर और ये बता रही है कि बीजेपी वोट चोर है। बीजेपी सत्ता में काबिज रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वोटों की हेराफेरी ही क्यों ना करवानी पड़े। और अरविंद केजरीवाल तो यहां तक कह रहे हैं कि देखिए छोटा सा शहर है और छोटे से शहर के मेयर पद के लिए अगर बीजेपी ऐसा कर सकती है तो आप सोचिए कि पूरे देश में बीजेपी क्या करेगी। यहां तक ताकीद कर रहे हैं वो तो आम जनता को कि आप जब बटन दबाते हैं तो आप आश्वस्त नहीं रह सकते हैं कि वो बटन आप अगर किसी भी पार्टी के लिए दबा रहे हैं तो वो आपका वोट उसी दिशा में जाएगा जहां आप कास्ट करना चाहते हैं। यानी कई सारे सवाल यहां से आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदर्शन कर रही है क्योंकि ईडी लगातार समन कर रही है। अरविंद केजरीवाल को 5वां समन भी जारी हो गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी के समन को गैर कानूनी बता रहे हैं और इसे ही बीजेपी मुद्दा बना रही है। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो गए हैं, उनकी पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी हो गई है, इसीलिए ईडी की जांच से बचने की कोशिश की जा रही है। और यही आज सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। सड़क पर दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल उतरे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ जमकर जुबानी जंग जो है वो देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में अरविंद केजरीवाल हैं, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी हैं, उन दोनों को आपने इससे पहले सुना था। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन में भी तमाम जो बीजेपी के दिल्ली के लीडर्स हैं वो शामिल हो रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के दफ्तर की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके भी सबसे बड़ी मुसीबत दिल्ली पुलिस के सामने है। दोनों को कंट्रोल करना है, व्यवस्थाएं बनाए रखना है, आम जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखना है, जो रोड जाम की तकलीफ वहां पर लोगों को होगी उसे भी दुरुस्त करना है। तो देखिए करप्शन के मुद्दे पर एक तरफ हल्ला बोल हो रहा है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, ये सत्ता लोभी पार्टी हो गई है और इसी को लेकर सड़कों पर हल्ला बोल फिलहाल किया जा रहा है। ईडी के सामने जरूर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ का एक ऐसा मुद्दा अरविंद केजरीवाल को मिला है जिसको लेकर वो बीजेपी पर हमलावर हैं और फिलहाल बीजेपी उसमें बैकफुट पर भी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में शायद बीजेपी से कोई गलती हुई है। अब इसका क्या जवाब बीजेपी देगी जरूर देखने वाली बात है। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की।